तो आज तारीख है 3 दिसंबर, और आज जैसे कि मंडे है तो हम लोग संडे और मंडे दोनों दिन का कवर करते हैं। तो 2 और 3 दिसंबर दोनों कवर करेंगे आज करंट। और जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीएनआर, उससे जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सब। तो आज द हिंदू के अगर फ्रंट पेज की बात करें तो संडे के द हिंदू फ्रंट पेज की बात करते हैं पहले तो, कि 20,000 जो केसेस आए एक दिन में उनकी बात थी, कोरोना केसेस ऑब्वियसली। एक न्यूज़ आई है एफसीआरए को लेके कि जो हम लोग जानते हैं भाई, एफसीआरए को लेके मदर टेरेसा की भी जो थी फाउंडेशन, उसके भी लाइसेंस रद्द हो गया है। और 6,000 ऐसे एनजीओ हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। इवन दो सोचो कितने बड़े बड़े, आईआईटी दिल्ली की बात कर लें हम लोग, जेएनयू की बात कर लें हम लोग, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर लें हम लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लें, इन लोगों तक के एनजीओ के एफसीआरए के लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। एक और एक नेक्स्ट न्यूज फ्रंट पेज पे ही एक नागालैंड को लेके जो आफ्पा एक्ट को लेके है कि आफ्पा 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, उसको लेके भी प्रोटेस्ट होने लगे कि नहीं इसको तो हटाओ पूरी तरीके से। तो उसको लेके एक न्यूज़ है। एक न्यूज़ आई है जीएसटी को लेके कि जीएसटी दिसंबर में तकरीबन 1.3 लाख करोड़ का हम लोगों ने कलेक्शन किया। एक वैष्णो देवी की न्यूज़ है, उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, कल से बहुत ज़्यादा मीडिया में वही चल रही है। और एक बीएसपी को लेकर न्यूज़ है, और एक हरिद्वार में जो हेट स्पीच थी उसको लेकर न्यूज़ है। तो बेसिकली फ्रंट पेज की बात करें तो केवल एक जो वैष्णो देवी की न्यूज़ है उस वही हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्रेसिडेंट सब लोगों ने मतलब उसके लिए अब वो किया, मतलब कॉन्डोलेंस वगैरह जताया। हुआ क्या है, वैष्णो देवी में कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे भगदड़ हो गई है, और कुछ लोग मतलब बेसिकली भगदड़ हुई किस वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों की लड़ाई हो गई थी इस वजह से भगदड़ हुई। और कुछ लोगों का कहना यह है कि कंट्रोलिंग प्रॉब्लम थी, कि लोगों ने कहा कि आगे से धक्का पड़ रहा है और पीछे चलो आगे से बब्बर मच रहा है, ये वो बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी। तो उस वजह से लोगों में भगदड़ मची और लोग मर गए। तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई है, और इसका पूरा का पूरा अगर जिम्मेदार कहा जाए तो वहाँ का सिस्टम ही है। क्योंकि जब इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी, सीधी सी बात है। और हम लोग अगर वैष्णो देवी की थोड़ी बात करें तो तकरीबन 90 लाख टूरिस्ट हैं जो वहाँ पे हर साल पहुँचते हैं। और त्रिकुटा जो हिल्स है उस पर वैष्णो देवी बसा हुआ है, और बेसिकली जम्मू कश्मीर में कटरा में है। जो अगर आज का हम लोग जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी के मंदिर की बात करते हैं तो कहा जाता है 1850 में बनाया गया था उसको। और बाय द वे यहाँ पे एक पिछले साल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम भी बनाई गई थी, जिसको पंजाब में अलग से ट्रेनिंग भी दिलवाई गई थी, इसी के लिए ये भगदड़ आगे से ना हो, क्योंकि वैष्णो देवी पे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। बट फिर भी ना तो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम कुछ कर पाई, ना ही माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड के मेंबर्स हैं वो लोग कुछ कर पाए, क्योंकि वो लोग ही वहाँ की देख रेख करते हैं। तो और बेसिकली अगर नॉर्मल सी बात कही जाए ना, तो माना कि धर्म का मुद्दा है, लोगों की आस्था होती है, ठीक है, लेकिन हमें खुद से इग्नोर करना चाहिए ऐसे क्राउडी डेज पे किसी भी जगह जाने में, जहाँ तक है। और फिर एक चीज़ और होती है कि ज़्यादातर लोग कुछ ऐसे होते हैं कि भगदड़ में अगर भीड़ एक साइड को वेव चल रही है लोगों की, वहाँ पे धक्का लग रहा है, लोग बीच में खड़े हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो जो खड़े हो जाते हैं एक जगह, सबसे पहले वही नीचे गिर जाते हैं। तुम्हें भीड़ अगर एक साइड धक्का दे रही है तो तुम्हें उसी साइड उसी वेव में चले जाना चाहिए अगर बचना है तो दैट्स ऑल, यही एक न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है पेज नंबर 10 पे, संडे की ही द हिंदू में, अफगानिस्तान को लेकर, कि भारत ने तकरीबन 5 लाख कोवैक्सीन के डोजेस हैं और कुछ वीट है, मेडिसिन है, ये सब अफगानिस्तान को भेजे हैं। मतलब सीधी बात है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया भी भेज रहा है, और भी देश भेज रहे हैं, यूएई, पाकिस्तान, कतर, रशिया, सब लोग ही मदद कर रहे हैं। बेसिकली तकरीबन 3/4 जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो भूखी बैठी है, और लोग कोरोना वगैरह किसी भी चीज़ की कोई खबर ही नहीं है ना, सीधी सी बात है। वहाँ पे जो है वो लोग जनता की परवाह थोड़ी कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वही है वीएस पठानिया को लेके। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, हम लोग जानते हैं 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है। 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जो हमारे कोस्टल एरियाज जो है उनको डिफेंड करता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ के रूप में वीएस पठानिया को नियुक्त कर दिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है विस्तारा को लेके। विस्तारा हम लोग जानते हैं एयरलाइंस है, जो कि 2013 में शुरू हुई थी, वो टाटा कंपनी है जो उसके हेड है। बेसिकली 51% से ज़्यादा शेयर टाटा के पास में। तो उसके नए सीईओ जो हम देखते हैं विनोद कनन है, उनको बना दिया गया है। पहले लेसी हुआ करते थे विस्तारा के, अब विनोद कनन बन गए हैं। तो और आज के अगर द हिंदू की बात करें तो फ्रंट पेज पे एक तो जो नीट पीजी को लेके लाठीचार्ज हो गया था, अभी हुआ क्या था, नीट पीजी को लेके कुछ शिक्षक थे जो बैठे हुए थे धरने पे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेके और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके जो मुद्दे चल रहे हैं कोर्ट में, उनको लेके कुछ लोग बैठे हुए थे।
तो उन पे लाठीचार्ज हो गई थी दिल्ली में बहुत ज़्यादा, उस चक्कर में सिर विर फूट गए कुछ लोगों के। तो अभी जो EWS क्राइटेरिया है उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। तो EWS क्राइटेरिया की रिपोर्ट भी कमेटी ने सौंप दी है और उन्होंने कहा है कि ये 8 लाख का जो क्राइटेरिया रखा है ये रीजनेबल क्राइटेरिया है, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने, क्योंकि देखो मैडम OBC में भी क्रीम लेयर का 8 लाख का क्राइटेरिया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि ऐसा तो नहीं कि यहीं से लोगों ने चिप दिया कुछ देखा ही नहीं। तो जिस सरकार ने कमेटी बताई थी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, EWS के में हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम और इनकम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन इसमें सब देखी गई हैं और फिर भी 8 लाख जो रुपए है वो क्राइटेरिया रीजनेबल है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, मतलब फ्रंट पेज पे तो यही कुछ मेन न्यूज़ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है तेलंगाना के बारे में, कि तेलंगाना ODF प्लस राज्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें टॉप बन गया है, क्योंकि तेलंगाना में 14,200 तकरीबन गांव हैं, जिनमें 13,737 गांव तकरीबन ODF प्लस हो चुके हैं। और ODF प्लस की बात करें तो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। अब देखो हुआ क्या था, स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 आया था, हम लोग जानते हैं 2014 में लॉन्च किया गया था। उसके तहत 99% से ज़्यादा जो एरिया से सिटीज़ हैं वो ODF हो गई थी, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। फिर उसके बाद में हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 लॉन्च किया गया, जिसमें ODF प्लस को लॉन्च किया गया। ODF प्लस का मतलब बेसिकली ये होता है कि खुले में शौच से मुक्त तो है ही है, साथ साथ में जो टॉयलेट है उसमें हाइजीन और वाटर का अच्छा मतलब आवागमन है। फिर इसके बाद में एक थर्ड स्टेज भी है ODF प्लस प्लस। प्लस प्लस में ये है कि जो स्लज मतलब जो भी चीज़ें निकलती हैं बेसिकली टॉयलेट से, उनका अच्छे से मैनेजमेंट भी किया जाए। तो अब थर्ड फेज की बात करें तो ODF प्लस प्लस ही है जिस पे काम किया जाना है। तो दैट्स ऑल, इनमें तेलंगाना टॉप पे है बस। तो एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेके, क्योंकि देखो इंडिया में पैराग्लाइडिंग, पैरालाइट, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, इनको लेके कोई पॉलिसी नहीं थी। तो अगर हम लोग बात करें ना, कल एक ड्राफ्ट आया है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेके, जिसमें रेगुलेशन और सेफ्टी बढ़ाने की बात की गई है। इस ड्राफ्ट में बेसिकली एक एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI बनाने की बात की गई है, जो कि ये जितने भी पैरा स्पोर्ट्स वगैरह हैं या एयर स्पोर्ट्स हैं इन सबको मॉनिटर करेगी। और साथ साथ में जो पैरा ग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, पैरा स्पोर्ट्स को करते हैं या एयर स्पोर्ट्स को करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनकी सेफ्टी को ध्यान भी रखा जाएगा। और साथ ही साथ भारत में एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी दिया जाएगा इस अथॉरिटी के द्वारा। तो एक ड्राफ्ट आया है, अब जब ये ड्राफ्ट लॉ बनता है तब देखते हैं और क्या आता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है बंगाल की, कि बंगाल पहला राज्य बनने लगा है धीरे धीरे। बेसिकली ये न्यूज़ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, तो मैंने वैसे ही डाल दी कि बंगाल उन पहले राज्यों में से इंडिया में बन गया है जिसने थर्ड वेव की आशंका की वजह से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। हम देखते हैं जिम, पार्क्स, इंस्टीट्यूशंस और वहाँ पे जो होटल हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं बंगाल में। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह है वो 50% कैपेसिटीज पे चल रही हैं, स्विमिंग पूल्स वगैरह 50% कैपेसिटी कर दी गई कल से। तो बंगाल इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपना रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की जरूरत नहीं है। इवन तो हम लोग देखते हैं DGCI ने भी यही कहा है, लेकिन बंगाल ने कर दी है जो भी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट को लेकर, कि हम कल देखते हैं साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में आग लग गई। तो बेसिकली वहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी पार्लियामेंट जल गई है। तो अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो 1884 में ये पार्लियामेंट बनी थी और 1994 से यहाँ पे इलेक्शन शुरू हुए थे। बेसिकली उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो वाइट माइनॉरिटी के लोग थे वही लोग हेड करते थे पूरी साउथ अफ्रीका को। फिर 1994 से ये सब चीज़ शुरू हुई थी। और अभी ये जो आग लगी है इसकी इंक्वायरी वगैरह बैठ गई है, अब देखते हैं आग किस वजह से लगी, अभी तक निकल कर नहीं आया है। और रामाफोसा जी हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कमेटी बिठा दी है, देखते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है हेल्थ इंफ्रा को लेके। अभी देखो हुआ क्या है, हम लोगों ने देखा इंडिया 2 कोरोना की वेव्स को झेल चुका है, फिर भी हमारे हेल्थ इंफ्रा की हालत वैसी की वैसी ही है। जो टोटल फंड आया था ना हेल्थ इंफ्रा को अपग्रेड करने के लिए, उसका केवल 20% फंड है जो हॉस्पिटल से यूज कर पाए हैं। ये न्यूज़ निकल के आई है आज इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ले मैनर में देखा जा रहा है अभी भी इन चीज़ों को। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है DRDO के 64th फाउंडेशन डे को लेकर, जो 1 जनवरी को बेसिकली मनाया जाता है। कि हम जानते हैं DRDO डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए स्थापित की गई थी। नेहरू जी का सपना था कि ऐसी हमारे पास संस्था होनी चाहिए कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद भी बनाएं और दुनिया को भी बेचें। तो 1958 में इसकी स्थापना कर दी गई थी।
5,000 साइंटिस्ट हैं जो DIDS में काम करते हैं। DIDO में, DIDS एक संस्था होती है बेसिकली जो रिसर्च वगैरह काम करती है। तो DIDS में 5,000 साइंटिस्ट काम करते हैं, 25,000 से ज़्यादा सबऑर्डिनेट साइंटिस्ट भी काम करते हैं DIDO में। और अगर हम लोग बात करें टोटल GDP का आज, तो 5.14%, जो कि तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का DIDO का हर साल का बजट होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है पढ़े भारत कैंपेन को लेके, कि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। ये 100 दिन का एक कैंपेन है। देखो, हम जानते हैं हमारे देश में 8th क्लास में पढ़ने वाले 70% जो बच्चे हैं ना, वो 5th क्लास की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनमें अवेयरनेस लाने के लिए और लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं इंडिजीनियस जो लैंग्वेज डे भी आने वाला है, तो तब कहानी पढ़ो अपनी भाषा में कैंपेन एक और लॉन्च किया जाएगा और इन दोनों कैंपेन को सबमर्ज कर दिया जाएगा उस दिन। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है पुदुचेरी को लेकर, कि पुदुचेरी हम लोग जो जानते हैं पहले पौंडीचेरी नाम था, आज पुदुचेरी नाम है। तो पुदुचेरी की जो CM है उन्होंने उसको पूरा संपूर्ण राज्य बनाने की मांग कर दी है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एंटिटी बनाने की बेसिकली, क्योंकि अभी वो उसके अंतर्गत आता है, केंद्र के अंतर्गत आता है, केंद्र शासित राज्य है। और हम ये भी जानते हैं कि उसमें LG नियुक्त किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है जब तक केंद्र शासित प्रदेश रहता है। और LG हम जानते हैं इस समय कौन है, किरण बेदी जी है। तो आर्टिकल, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 है जो सेपरेट राज्य बनाने की कहता है। मतलब आर्टिकल नंबर 2 में नए राज्यों के गठन की बात होती है और आर्टिकल नंबर 3 में राज्यों की सीमाएं चेंज करने की बात होती है। और अगर पौंडीचेरी की बात करें तो 1674 में पौंडीचेरी को फ्रेंचों ने ले लिया था, हम लोग जानते हैं। पहले पौंडीचेरी गंगे के पास होता था, फिर उसमें गंगवंश से हम लोग देखते हैं बीच में कुछ दिनों तक चालुक्यों के पास में रहा और वहाँ से फिर फ्रेंचों ने ले लिया था 1674 में। वहाँ से फिर हम देखते हैं कुछ दिनों डचों के साथ में संघर्ष चला था, जिसमें जो कर्नाटक वाला एरिया है पौंडीचेरी का, उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश का थोड़ा बहुत एरिया है पौंडीचेरी का, वो चला गया था डचों के पास में। फिर वापस से फ्रेंचों के पास में आ गया था, फिर कुछ दिनों पुर्तगालों के पास में रहा, फिर एट दी एंड ब्रिटिश हुकूमत रही बेसिकली उस पर। और एंड में जब छोड़ के गए हैं तो उसमें पुर्तगालियों के पास में था। लेकिन पुर्तगालियों के पास में भले ही था, लेकिन उसमें अगर डायरेक्टली गवर्न की बात की जाए तो वो ब्रिटिशर्स ही करते थे। मतलब पुर्तगाली केवल उसमें काम करते थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स की ही छूट से करते थे कि हाँ तुम कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो दैट्स ऑल, बस यही कुछ हिस्ट्री थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है चाइना के नए 5 ईयर प्लान लॉन्च को लेके। अब एक 5 ईयर प्लान लॉन्च किया है चाइना ने रोबोटिक्स को लेके। बेसिकली चाइना का ये विजन है कि हमें अपने रोबोटिक्स को 20% ग्रोथ करना है अगले 5 साल में और ग्लोबल लीडर बनना है। जब हम लोग रोबोटिक्स की इनोवेशन की बात करते हैं, रोबोटिक्स को अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं ग्लोबली, तो चाइना ने ग्लोबल लीडर बनने के लिए 5 ईयर प्लान लॉन्च किया रोबोटिक्स के लिए। और एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है झांसी रेलवे स्टेशन को लेके, कि कल परसों ऑफिशियली, कह तो पहले ही दिया गया था, लेकिन परसों ऑफिशियली झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया है। यूपी में तो काफ़ी रेलवे स्टेशन के नाम चेंज कर दिया हाल में। मुगल सराय का नाम हम जानते ही दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, उसके बाद में फैजाबाद का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो दैट्स ऑल। अब यहाँ से आज की न्यूज़ तो खत्म होती है 2 दिन की, एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो एक एडिटोरियल आया है जो कि आया है भारत की डिप्लोमेसी को लेके, कि कोरोना के कैसे प्रभाव पड़े हैं और ओवरऑल भारत की जो डिप्लोमेसी है उसने पिछले 3 साल में कैसे बदलाव लाए हैं कोरोना काल और कोरोना काल के बाद, और 2022 में क्या क्या चुनौतियां हैं जो हमारी डिप्लोमेसी पे रहने वाली हैं। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो कोविड के समय, कोविड ने उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला है। इवन दो हम देखते हैं कि पहले हम जहाँ पे दानदाता बनने की बात करते थे 2021 के स्टार्टिंग में भी, कोरोना के बाद भी, जहाँ हम वो लेके बैठे थे कि वैक्सीन हम लोग भेजेंगे, हम लोग ऑर्डर्स लेके बैठे थे, वहाँ कोविड 2 आ गया, हम लोगों को दानदाता से बदल के सहायता मांगनी पड़ गई और देशों से। अब हम बात करते हैं पहले कोविड-19 2020 की बात करते हैं कि कैसा। हम जानते हैं कोविड-19 नाम इसीलिए क्योंकि नवंबर में शुरू हो गया था 2019 में, 2020 से कोरोना आ गया था बेसिकली। तो इंडियन डिप्लोमेसी में, भारतीय कूटनीति में इकोनॉमिक रिसेशन आया, भारी रिसेशन आया। इवन दो भारत में ही नहीं और जगह भी आया है। हम लोग देखते हैं श्रीलंका के पास में आज तक फॉरेन रिजर्व खाली पड़ा है उनका। बांग्लादेश बहुत मुश्किल से रिकवर कर पा रहा है। पाकिस्तान की हालत देख लो, वो उसकी तो और हालत बुरी है, वो तो लोन ले लेके काम चला रहा है। लेकिन जो भी है, ऑलमोस्ट सारी ही दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो सफ़र कर गई। फिर हम देखते हैं जो 2020 की बात है, फिर वैक्सीन पे नेशनलिज्म देखा हम लोगों ने कि
जैसे लोग करते थे कि वैक्सीन हमारे लोगों के लिए ही है। फ्रांस की बात करें तो एक एक लोगों के लिए 4-4 वैक्सीन के डोजेस उसने बचा के रख लिए थे, लोगों को दे नहीं रहा था कि हमारी हमारी मात्रा है और हमारी ही वैक्सीन है, हमारी लोगों के लिए। ऐसे नेशनलिज्म देखा हम लोगों ने। वैक्सीन डिप्लोमेसी देखी उस टाइम पे हम लोगों ने, कि वैक्सीन को लेकर लोगों ने फेवर जमा किया कि चाइना, जैसे चाइना है, चाइना ने काफ़ी अफ्रीकी देशों को लेकर, श्रीलंका को लेकर वैक्सीन दी, बदले में उनसे फेवर लिया। फिर हम देखते हैं कि एक प्रोटेक्शनिज्म, मतलब बेसिकली जो संरक्षणवाद है उसको बढ़ावा मिला। संरक्षणवाद क्या था कि देशों को समझ में आया कि हो सकता है ऐसे भी मौके आ जाएं जब देश दुनिया से चीज़ें आ जा ना सकें, तो हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों ने अपने आप को बंद करना शुरू किया। भारत में भी आत्मनिर्भर की काफ़ी बात चली, और जब भी आत्मनिर्भर की बात चलती है तो ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो चेन है, सप्लाई चेन, वो टूटती है। क्योंकि अभी तुम सप्लाई चेन में किसी के साथ में जुड़े हुए हो, कोई चीज़ें दिले दे रहे हो, फिर तुम अचानक से उससे बाहर हो जाते हो और आत्मनिर्भर बनने की बातें करने लगते हो। इस पर भी असर पड़ा सप्लाई चेन पे। एंटी चाइना ग्रुप हम लोग देखते हैं उभर के आया है 2020 में, कि क्योंकि ऐसी चीजें देखेंगे कि चाइना एकाधिकार करना चाहता है, चाइना हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहा है देशों में। हॉस्टाइल टेक ओवर बेसिकली कि तुम्हारी इकोनॉमी तो सर्वाइव, वो सफर कर ही रही है, हम यहाँ से आते हैं पैसे डालते हैं और तुम्हारी इकोनॉमी में जाके कंपनियां वगैरह खरीद लेते हैं। तो इवन तो वो कंपनियां ही हैं जो तुम्हारी इकोनॉमी को बनाती हैं। चाइना अगर आके कोई तुम्हारे यहाँ कंपनी खरीद लेता है तो वो तुम्हारी आगे इकोनॉमी को खरीद रहा है बेसिकली। तो हम देखते हैं इसको रोकने के लिए भारत ने 18 अप्रैल 2020 में एक ड्राफ्ट भी लॉन्च किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भारत के जितने भी ऐसे देश हैं जो लैंड बॉर्डर से टच करते हैं, मतलब बेसिकली चाइना, पाकिस्तान, मतलब जितने भी ऐसे देश हैं, म्यांमार, जो लैंड बॉर्डर से टच करते हैं, वो अगर भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उन्हें पहले होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना होगा। जबकि सोचो जो लैंड बॉर्डर टच नहीं करते हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर जो टच करते हैं उनको होम मिनिस्ट्री से पहले अप्रूवल की जरूरत है। तो ये बेसिकली इसीलिए किया गया क्योंकि हम लोगों ने देखा कि चाइना एग्रेसिव नीति अपना रहा था, और देशों में कोरोना का फायदा उठाते हुए उसने काफ़ी देशों में काफ़ी कंपनियों का टेक ओवर किया है। हम लोग देखते हैं मलय वगैरह की बात करें हम लोग, उसके बाद में हम लोग देखते हैं नीचे इंडोनेशिया की बात करें तो कहा जाता है इंडोनेशिया जैसे देशों में चाइना ने 20% तक कंपनियां कोरोना काल में खरीद ली। तो ये चीज़ें भारत में ना हो, भारत का एक होस्टाइल टेक ओवर ना हो जाए, इसलिए भारत ने कदम अपनाए। तो ये कुछ चीज़ें देखते हैं जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में चेंज हुई। अब हम बात करते हैं 2021 की। 2021 में क्या हुआ? ट्रंप की लेगेसी खत्म हुई, बाइडन आए, बाइडन ने ह्यूमन राइट्स की बात करी, रिलीजन रिपोर्ट निकाली जिसको भारत ने नकार दिया पूरी तरीके से। तो थोड़ा हमारे यूएसए के साथ में भी थोड़े संबंधों में टकराव आए, क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था और फिर बाइडन जीत गए, तो थोड़ा तो बनता ही है। फिर हम देखते हैं कि चाइना ने क्या किया। चाइना के साथ हमारे संबंध कैसे रहे अगर डिप्लोमेसी की बात करें। चाइना में सार्क को लेके, चाइना ने सार्क में लेके संबंध बढ़ाए हैं। इवन दो सार्क में जितने भी देश हैं उन सभी से चाइना ने संबंध बढ़ाए हैं। और हम देखते हैं कि चाइना के साथ में हम लोगों का जो लेन देन है, मतलब बेसिकली जो बिजनेस है वो भी बढ़ गया चाइना के साथ में। 2021 में रिपोर्ट भी आई थी अभी, तो चाइना के साथ में तकरीबन 10% बिजनेस भी बढ़ा हमारा। लेकिन एट द एंड बॉर्डर प्रॉब्लम्स बनी रही, बॉर्डर टेंशंस लगातार बनी रही चाइना के साथ में। चाइना ने बॉर्डर पे बस्तियां वगैरह बनाई जिसको केंद्र सरकार ने मना किया, बट सैटेलाइट्स वगैरह से पता पड़ता है कि बना ली हैं, जो भी है वो है। फिर हम लोगों की कई मेजर लेवल मीटिंग्स वगैरह हुई, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बनी रही। उसके बाद में हम देखते हैं तालिबान इशू आ गया। 15 अगस्त को जब हम लोग आज़ादी बना रहे थे तब तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, फिर वो एक अलग वो ग्लोबल इशू आ गया। हम देखते हैं कि फार्मा, देखो हम लोग क्या कहते हैं, हमारी फार्मा इंडस्ट्री को पुअर मतलब गरीब देशों की फार्मा इंडस्ट्री कहा जाता है इंडिया को, कि कोई भी गरीब देश है जो आके बाहर से सामान खरीद सकता है। बात फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बट हुआ क्या, कोरोना काल में कोविड-2 के समय हमने खुद से जिन देशों को दे के रखे थे, अपॉइंटमेंट लेकर रखे थे, जिन देशों से हम लोगों ने टाई अप कर रखे थे कि हाँ हम आप लोगों को इतनी वैक्सीन पहुंचाएंगे, कोविड-2 जब आया हमारे यहाँ सेकंड वेव आई, हम लोग उनको नहीं पहुंचा पाए। समझ में आता है कि तुम क्यों नहीं पहुंचा पाए, वो सेंस बनता है, लेकिन नहीं पहुंचा पाए एट दी एंड, इससे हमारी ओवरऑल डिप्लोमेसी पे गलत असर पड़ा, क्योंकि उसकी भरपाई दूसरे देशों ने की और इवेंचुअली चाइना ने की वहां पे जाके। और इसी के चलते आज हम देखते हैं सार्क देशों के साथ में चाइना के और अच्छे संबंध हो गए। फिर हम देखते हैं और चीजें बात करें तो एक क्लाइमेट चेंज की।
अभी क्लाइमेट चेंज पे हम लोग देखते हैं UNFCCC की जो मीटिंग चली, उसमें हमारे मोदी जी जाके पंचामृत की घोषणा करके आए हैं। पंचामृत की घोषणा की है और साथ साथ में नेट जीरो की घोषणा कर दी है। तो भारत के लिए ये और चुनौतियां बन गई हैं कि अब नेट जीरो की घोषणा तो कर दी है, फिर उसको करना भी है। पंचामृत की घोषणा कर दी है, वो भी करना है, तो ये कैसे होगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बुरी हैं, कुछ ही अच्छी हुई। जैसे वेस्टर्न क्वाड की बात करें, एक क्वाड है, एक वेस्टर्न क्वाड है। वेस्टर्न क्वाड में UAE, US, ईरान और इंडिया आता है। वेस्टर्न क्वाड बना। फिजिकल प्रेजेंस की बात करते हैं। देखो, जब पूरी दुनिया कोरोना के काल पे वर्चुअल मीटिंग कर रही थी, मैं खुद भी इस चीज को मॉनिटर कर रहा था कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो हर जगह गए ऑलमोस्ट। हम देखते हैं कि रशिया में मीटिंग हुई, वहां पे गए थे, यूरोप मीटिंग में गए थे, उसके बाद में जापान में गए थे, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि G20 की मीटिंग में चले गए, मोदी नहीं जा पाए तो वो चले गए। मतलब फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बनी रही। इवन तो हम लोग देखते हैं बांग्लादेश में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी हमारे मोदी जी गए थे। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ये फिजिकल प्रेजेंस का नतीजा ये हुआ कि चाहे 6 घंटे के लिए आए हो, 7 घंटे के लिए आए हो, लेकिन पुतिन भी हमारे यहाँ आए थे अभी कुछ दिनों पहले। और ये भी चीज दिखाता है कि मतलब ओवरऑल जयशंकर जी को इसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए कि ये फिजिकल प्रेजेंस ने बायलैटरल डिप्लोमेसी में इंडिया को ऊपर प्लेस्टील पे बिठाया, जहां पे दूसरे देश बैठ के केवल एक वर्चुअल समिट कर रहे थे। और फिर एक सबसे बड़ी बात है कि यूएनएससी की चेयरमैनशिप, यूएनएससी के हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर भी इसी साल बने, और साथ साथ में इस बार हमारे मोदी जी ने यूएनएससी की चेयरमैनशिप की, जो अभी तक इंडिया ने नहीं की थी। पहली बार इंडिया चेयरमैन बना यूएनएससी का, सिक्योरिटी काउंसिल का। अब ये तो बात हो गई अभी तक की डिप्लोमेसी की कि क्या बदलाव आया, क्या चीजें बदली। अब बात करते हैं 2022 में। 2022 की बात करें तो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, हम लोग जानते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी पे हम लोगों की डिप्लोमेसी काफी चेंज होगी। टू फ्रंटल चैलेंज, मतलब जो पाकिस्तान और चाइना के साथ में हम लोगों का बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है, वो चैलेंज है इंडिया के सामने। हम लोग बात करते हैं नेवल पावर की। नेवल पावर में हम लोग देखते हैं यूएसए बहुत ज्यादा पावर बढ़ा रहा है अपनी इंडियन ओशियन में, साथ साथ चाइना भी बढ़ा रहा है। तो इंडिया को भी यहाँ पे भी अपनी बैलेंस ऑफ पावर बना के रखने की जरूरत है। रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो हम लोग के यहाँ असम में है, रोहिंग्या को लेके है, वो सब चली रही है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें हैं वो हम लोगों के सामने आ गई हैं। और एट द एंड एक होती है 75 ईयर डिप्लोमेसी के पिछले 75 साल तुम्हारे आज़ादी के हो चुके हैं, और 75 साल के बाद इंडिया ने क्या खोया क्या पाया, ये एक शो करने का मौका होता है ग्लोबल पटल पे कि देखो हमने डिप्लोमेसी में ये खोया ये पाया, ये चीज़ें हम लोगों ने ग्रैंड की हैं। तो वो दिखाना, वो भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि एट द एंड वो भी तुम्हारी ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक पार्ट ही होती है। क्योंकि देश देखते हैं, तुम अपना खाका पेश करते हो कि हाँ भाई हम लोगों ने देखो 75 साल में यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुंच गए। तो देशों की जो एट्रैक्टिवनेस होती है तुम्हारी तरफ बढ़ती है, और वो बढ़ाना भी इंडिया के लिए फायदेमंद होगा। तो दैट्स ऑल, यही कुछ चीज़ें थी जो चेंज हुई है। इस एडिटोरियल में तो बस इतना ही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, वो आया है क्रिप्टो को लेके। बेसिकली क्या है इसमें, देखो अभी हम देखते हैं क्रिप्टो को लेकर ड्राफ्ट टाइम, सरकार तय ही नहीं कर पा रही क्रिप्टो को लाना है कि नहीं लाना है। बड़ी परेशान है सरकार कि क्रिप्टो को बंद करना है, रेगुलेट करना है, क्या करना है। अब देखो इनमें क्या क्या चीज़ें, कुछ 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा ये एडिटोरियल कवर कर लूँ। सरकार क्रिप्टो को खतरनाक मानती है, और वो मानना चाहिए भी, क्योंकि इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, टेररिज्म की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्राइम बढ़ सकते हैं, टैक्स इन्विजन बढ़ सकता है, सट्टेबाजी बढ़ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एट दी एंड क्रिप्टो बस्ट हो सकता है, जिस वजह से निवेशक बर्बाद हो सकते हैं जिन्होंने क्रिप्टो में रुपए लगा के रखे हैं। तो और एट दी एंड एक चीज़ और है, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, क्रिप्टो के ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो एट द एंड स्टेट कमजोर होता है, सरकार कमजोर होती है, तुम्हारी रेगुलेटरी अलायंसेस कमजोर होती है वहां पे। अब क्या सरकार बैन करे या एक्सेप्ट करे, इसके ऊपर कुछ अलग अलग चीजें हैं। देखो सरकार एसेट, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार एसेट्स के रूप में रख सकती है क्रिप्टो को, कि हाँ तुम लीगल टेंडर मत करो, लीगल टेंडर में रुपए ही चलने दो, जिससे तुम्हें पता पड़ता रहेगा। क्योंकि एट द एंड इंडिया में किसी को कुछ भी खर्च करना होगा उसको रुपए की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। और जैसे ही वो क्रिप्टो को रुपए में चेंज करवाएगा, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि क्या कहाँ कितना रुपया है, किसने कितना कमाया, क्या किया, उस पर तुम टैक्स लगा सकते हो, सिंपल। तो एसेट के रूप में लोगों को रखने दो, जिससे उनकी वैल्यू एडिशन होते रहे, मार्केट जरूरी है, लेकिन उसको लीगल टेंडर ना करो। लेकिन यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम आती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली। क्रिप्टो को हम लीगलाइज कर भी सकते हैं। चलो मान लिया कि तुम लोगों ने लीगलाइज कर दिया, उसको एसेट के रूप में लीगल कर दिया और लीगल टेंडर के रूप में नहीं किया, जो कि अभी तक है इंडिया में, बेसिकली यही चलने दिया। अब देखो क्रिप्टो एट द एंड है तो एक करेंसी ही ना,
वो कोई एसेट तो है नहीं, तुमने उसका एसेट के रूप में भले ही तुम उसको नामांतरण कर दो, लेकिन वो एसेट है नहीं। अब सोचो, मैं आज एक एक्स पर्सन है, उससे कुछ खरीदता हूं, मैं उसको एसेट के रूप में अपनी जमीन उठा के नहीं दे सकता, लेकिन एक क्रिप्टो देने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं एक बटन दबाऊंगा और मेरे मोबाइल से क्रिप्टो उसके में पहुंच जाएगी, जिसको सरकार रेगुलेट भी नहीं कर पाएगी, जिसको सरकार जान भी नहीं पाएगी। और एट द एंड हम कहते हैं ना कि एक ब्लर पोजीशन बन जाएगी सरकार के सामने कि क्रिप्टो एसेट है कि करेंसी, क्योंकि बाय द टाइम क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी यूज हो सकती है। कोई सीन नहीं है, अगर मान लो कल को कोई, तुम क्रिप्टो यूज करते हो, मैं क्रिप्टो को इन्वेस्ट करता हूँ, तुम इन्वेस्टर हो, मुझे कुछ भेजना है, मैं क्रिप्टो के रूप में भेज दूंगा तुम्हें, मैं सरकार का पूरा टैक्स बचा लूंगा, इन्विजन कर दूंगा टैक्स का। तो ये एक चीज होती है। और फिर ये भी हम देखते हैं ना कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाएगी क्रिप्टो, अगर बनी रहने दी जाती है एसेट के रूप में भी, तो फिर भी वो एसेट नहीं रहेगी, वो एट द एंड करेंसी ही बन जाएगी। तो लीगल कैसे किया जाए? इसके बाद में एक बात आती है कि स्ट्रांगली रेगुलेट की जाए। चलो ठीक है, स्ट्रांगली रेगुलेट कैसे करोगे? तुम एक नियामक बना दोगे। अब वो नियामक क्या करेगा, सोचना एक बार। वो नियामक तुम्हें बताएगा कि क्रिप्टो के भाव कितने चल रहे हैं, वो नियामक तुम्हें बताएगा क्रिप्टो में क्या क्या चीजें, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस बता देगा। बट क्या उस नियामक के हाथ में कुछ है कि वो उसको रोक सके उसके घटने से या बढ़ने से? आज मान लो शेयर मार्केट में कोई कंपनी गिरती है, सेबी बैठा हुआ है, वो उस कंपनी की एक अंडरलाइन वैल्यू है। अंडरलाइन वैल्यू बेसिकली उसके एसेट्स है, उसकी कुछ आदमी है, वो कोई रिलायबल कोई चीज है जिसको वो रोक सकता है, जिसको वो अपने हाथ में ले सकता है। और निवेशक जिन्होंने उसमें निवेश कर रखा है अपना पैसा, उनकी कहा जाता है कि निवेशक के हितों का ध्यान रख सकती है सेबी, कि उनका पैसा डूबे तो डूबे, चलो लेकिन बहुत ज्यादा ना डूबे, फिर भी निवेशक के हित बचाए जा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में कुछ ऐसा है नहीं है, क्रिप्टो कंट्रोल के बाहर है। अगर हम लोग रोल ऑफ रेगुलेटर की बात करें, तो यहाँ पे रोल ऑफ रेगुलेटर पे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं कि रेगुलेटर आ भी जाएगा तो क्या करेगा, क्योंकि वो रिपे करने में, जब निवेशकों की बात करती है तो रिपे करने में असक्षम होगा। सीधी सी बात है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि यहां पे एक चीज और आती है कि सरकार सपोर्ट करे। सरकार सपोर्ट करेगी तो एक अंडरलाइंग वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि लोगों में ट्रस्ट बनेगा। सीधी सी बात है, जब सारी सरकारें सपोर्ट करती हैं, इंडिया सपोर्ट करती है, अमेरिका सपोर्ट करती है, ब्रिटेन सपोर्ट करती है, तो लोगों में ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट की वजह से उसकी वैल्यू बनेगी, और ये वैल्यू उसको स्वीकार करने वाले लोगों की वजह से एक स्टेबिलिटी लेके आ जाएगी क्रिप्टो में। लेकिन एट द एंड एक वही प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं होती जब भी हम लोग मार्केट की बात करते हैं, और मार्केट में मेल्टडाउन होता ही है इकोनॉमी का। 2008 का रिसेशन सब लोगों ने देखा है, लेकिन उस मेल्टडाउन के बाद भी हम लोग खड़े हो सके, निवेशकों का उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोगों के पास में एक अंडरलाइन वैल्यू थी। जितनी भी चीजें इकोनॉमी में गिरी थी उनकी, क्योंकि किसी भी कंपनी कितने भी शेयर गिर जाए, उसकी फिजिकल एसेट्स नहीं गिर रही थी। लेकिन अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, चाइना जैसे देशों ने अपने यहाँ क्रिप्टो बैन कर रखा है। कई देशों में हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग वगैरह है वो बैन कर दी गई है, उनको लेना देना बैन कर दिया गया है। एक तरफ से ये खबरें आना, एक तरफ से सपोर्ट, एक तरफ से ऐसे बड़े देशों के द्वारा सपोर्ट ना देना और बैन करना एक ट्रस्ट डेफिसिएट क्रिएट करता है, और ये एक क्रिप्टो में बबल क्रिएट कर देता है जो कि तुम्हें नहीं बता सकता। अभी देखो, क्रिप्टो केवल किस पे चल रहा है? ट्रस्ट पे ही चल रहा है। कि तुम्हें पता है कि आज से 5 साल बाद क्रिप्टो रहेगी, 10 साल बाद रहेगी? कोई कुछ नहीं कह सकता यहाँ पे, क्योंकि उसके पास में अंडरलाइन वैल्यू नहीं है, और वो वैल्यू जो है वो बनी हुई है ट्रस्ट की वजह से, दैट्स ऑल। और उस ट्रस्ट के बेसिस पे सरकार के पास में भी रेगुलेट करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। तो दैट्स ऑल, यही था इस एडिटोरियल में। और आज की बात करें 2 और 3 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।